हेलो बच्चों। तो देखा जाए आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक वेव ऑप्टिक्स का लेंगे जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसमें YDAC बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों ने कर लिया है। अब हमारा जो आज का एक नया टॉपिक है वो है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है जिससे जेई मेंस में मैक्सिमम शिफ्ट में आपको क्वेश्चन एक मिलेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके इसके सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन लिखा गया है द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द शार्प कॉर्नर। इस बात को याद रखिए, कहाँ से जी? फ्रॉम द शार्प कॉर्नर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि लाइट सीधे चल रहा है। लाइट कहाँ चल रहा है? सीधे। अगर उसके रास्ते में एक पतला सा शार्प कॉर्नर मिलेगा तो वो बेंड हो जाएगा। लेकिन बेंड किधर होगा? जिधर उसका शैडो बन रहा होगा, यानी जिधर लाइट नहीं जा रहा होगा उधर बेंड होके पहुंच जाएगा। तो उसी इवेंट को अपन नाम क्या दिए हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये लाइन है, ये एक लाइन है और ये कॉर्नर की तरह काम करेगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दो कोई ओपेक वाल है। ठीक है, ओपेक वाल है और यहाँ से एक छोटा सा होल है जहाँ से एक लाइट सोर्स है। यहाँ से लाइट निकल रहा है वेव के फॉर्म में। लाइट किसके फॉर्म में निकल रहा है? वेव के फॉर्म में। और हमने क्या किया कि यहाँ पे बगल में एक स्क्रीन बना दिया। यहाँ पे बगल में हमने क्या किया? एक स्क्रीन बना दिया। ठीक है, अच्छा सर, अब अगर स्क्रीन बनाए तो होना एक्चुअल में क्या चाहिए? होना एक्चुअल में चाहिए कि लाइट केवल और केवल इस रीजन में दिखना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो केवल इस वाले रेंज में आपको यहाँ पे केवल लाइट पहुंचना चाहिए, इतना ही दूर में ब्राइट बनना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, क्योंकि ये कॉर्नर बहुत शार्प था, तो जब ये कॉर्नर बहुत शार्प था तो हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि जो लाइट है वो कुछ यहाँ तक फैल गया, कुछ ऐसे टेढ़ा चला गया इधर भी और कुछ टेढ़ा चला गया इधर भी। क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि देख लीजिए, एक्चुअल में यहाँ ऑब्स्टेकल था तो यहाँ दोनों तरफ क्या बनता? शैडो। यहाँ दोनों तरफ क्या बनता? शैडो। लेकिन इस शैडो की तरफ लाइट खुद ही बेंड हो गया। शैडो की तरफ लाइट खुद ही बेंड हो गया, यानी कि जो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा वाला पॉइंट है, इतना दूर में लाइट होना चाहिए, वो विड्थ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। वो विड्थ क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और इसी इवेंट को अपन ने नाम क्या दे दिया? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और एक्चुअल में हम देखें कि यहां तक ये व्हाइट लाइट बिल्कुल एकदम चमकता हुआ दिखा। ठीक है, और इसी को जैसे हम YDAC में कहते थे सेंट्रल मैक्सिमा, तो अभी भी इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? यहाँ पे ब्राइट हुआ, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? फ्रिंजेज बनने लगे। इसके बाद क्या हुआ? फ्रिंजेज बनने लगे। फ्रिंजेज का मतलब हुआ कि थोड़े देर बाद ही हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डार्क स्पॉट बनने लगा। यहाँ पे देखे कि फिर यहाँ पे ब्राइट बना, फिर यहाँ कहीं डार्क बन गया, फिर यहाँ ब्राइट बन गया, इधर डार्क बन गया, फिर वही पैटर्न यहाँ भी, यहाँ डार्क बन गया, फिर यहाँ ब्राइट बन गया, फिर यहाँ डार्क बन गया, फिर यहाँ ब्राइट बन गया। वो अलग बात है कि इन सब की इंटेंसिटी घट रही थी, लेकिन हमको थोड़े दूर ही फ्रिंजेज दिखने को मिले। फ्रिंजेज मतलब डार्क स्पॉट, व्हाइट डार्क स्पॉट, लाइट स्पॉट ऐसे दिखने का मिला, मतलब कि ब्राइटनेस मिला, कहीं डार्क मिला। अब इस इवेंट को समझने के लिए हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट सीखा, उसका क्या नाम है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ध्यान से सुनिए, इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक्चुअल में यहाँ पे बहुत सारे सोर्स बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब वेव के फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ वेवलेट निकल रहे हैं, तो यहाँ बहुत सारे सोर्स बन जा रहे हैं। और उन सभी सोर्स से निकलने वाले रेज वास्तव में कर रहे हैं इंटरफेरेंस, और उस इंटरफेरेंस से हमको यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा है। हमको यहाँ से क्या मिल रहा है? पैटर्न। लेकिन इस पैटर्न में देखा गया कि सेंट्रल मैक्सिमा जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ, और उसके जस्ट बगल में हमको फर्स्ट डार्क मिला। उसके जस्ट बगल में हमको फर्स्ट क्या मिला? डार्क। उसके बगल में जस्ट फिर क्या मिला? ब्राइट। फिर उसके बगल में क्या मिला? डार्क। जैसा ऊपर हुआ वैसा ही क्या हो गया? नीचे। और इसी इवेंट को अपन ने नाम क्या दे दिया? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अब इस डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोगों को मैथमेटिकली समझना है। हमको क्या समझना है जी? मैथमेटिकली। तो वही सेम सेटअप रहेगा हमारा, जैसे हम लोग क्या बोलते थे कि वहां पे दो स्लिट्स होता था। वहां पे क्या होता था? दो स्लिट्स, और दोनों स्लिट से हम एक एक रेज को पास करते थे।
यहाँ पे जो ये स्लिट बनेगा, इन स्लिट के बीच में हजारों सौ से अधिक वेवलेट्स होंगे छोटे छोटे, यानी सब अपने से सोर्स जैसा बिहेव करेंगे। किससे बिहेव करेंगे? सोर्स। वहां स्लिट के बीच के गैप को अपन क्या बोलते थे? डी। स्लिट्स के बीच के गैप को क्या बोलते थे? डी। यहां जो ये स्लिट का होल है, इसका हम लोग नाम रख देंगे ए। इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग? ए। क्लियर है? वैसे ही वहां स्क्रीन और इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे? कैपिटल डी, यानी उसको डा बोलते थे। तो यहाँ पे अभी भी ये क्या रहेगा हमारा? डा रहेगा। क्लियर है? मैक्सिमम बुक में देखिएगा तो कई जगह पे इस ए को आपको डी भी लिखा मिलेगा, तो मैं जानबूझ के इसको अलग रख रहा हूं ताकि मिक्सअप ना हो। कई बुक में आपको इस होल के साइज को ए ना बोल के क्या बोला जाएगा? डी। और बीच के सेपरेशन को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। ये कैपिटल डी क्या है? स्क्रीन और ये ऑब्स्टेकल जहां से लाइट बेंड हो रहा है, इसके बीच का क्या है? सेपरेशन। क्लियर है? अब इसके थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ लेंगे, फिर हमारी सब सॉल्यूशन क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग अब आगे इसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, हमको सेमी सेटअप बनाना है, लेकिन इस सेटअप को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ध्यान से देखिए, पूरे सेटअप को फिर से हम बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, सेटअप के लिए हम लोगों ने क्या लिया था कि एक हमारा छोटा सा होल था, लेकिन अभी पूरी फिजिक्स समझने के लिए हम लोग उस होल का साइज थोड़ा क्या कर देंगे? बड़ा। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा सेटअप था कि सर एक लाइन तो ऐसे था, तो ये एक लाइन हो गया, फिर इसके नीचे भी एक लाइन था, सर लाइन नीचे हो गया। अब यहाँ से लाइट कभी भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, लेकिन हम लोग इसके आगे जो है यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे क्या बना लेते हैं जी? स्क्रीन बना लेते हैं। ये हमारा स्क्रीन जहाँ पे हम लोगों को पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा सर, अब क्या है कि इनके बीच के सेपरेशन को हम लोगों ने नाम क्या दिया है बताइए? सर इनके बीच के सेपरेशन को हम लोग बोले हैं कैपिटल डी, यानी डा। ठीक है? अच्छा सर, अब इन जो भी ये स्लिट्स हैं, यहाँ पे पतला सा स्लिट्स है, इसके बीच के गैप को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? ए। इसके बीच के गैप को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? ए। ठीक है? अच्छा सर, इसके बीच में जो एकदम बिल्कुल लाइन आएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल पॉइंट। इसका नाम क्या रख दिया हम लोग? सेंट्रल पॉइंट। एकदम बीच से जो लाइन आ रहा है, ये जो बीच से लाइन आया, इसको हम लोगों ने नाम क्या दे दिया? सेंट्रल पॉइंट। ठीक है? और हमको पता है यहीं आसपास में कहीं क्या बनेगा आपका? सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है? अच्छा सर, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि हम बोले कि यहाँ पे पहले जैसे नहीं है, अभी यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं। अभी यहाँ पे क्या है? बहुत सारे सोर्स हैं। लेकिन पहले जो हम लोग YDAC पढ़ रहे थे, उसमें बहुत सारे सोर्स नहीं लेते थे। यहाँ पे हमने क्या किया? बहुत सारा क्या ले लिया? सोर्स ले लिया। अब ये सोर्स 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन जितना अधिक रखते हैं उतना अच्छा डिफ्रैक्शन का पैटर्न हमको मिलता है। समझ में? तो हम लोग को एक छोटा सा डेटा लेके समझेंगे कि एक्चुअल में ये हो कैसे रहा है। अब बताइए, अगर ऊपर वाले एक सोर्स की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर वाले एक सोर्स की बात करें कि ये ऊपर वाला सोर्स है, यहां से लाइट यहां जाए और एक नीचे वाले सोर्स से लाइट जाए, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। ऊपर वाले सोर्स से एक लाइट जाए और नीचे वाले सोर्स से एक लाइट जाए, उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। फिर इधर से सेकेंड, इधर से सेकेंड वो भी आए तो उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। फिर इधर से थर्ड, इधर से थर्ड आए, उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? 0। तो बीच में सेंट्रल मैक्सिमा कैसे बना, ये कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि हर जगह पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर है? लेकिन हमको तो पता है कि सर सेंट्रल मैक्सिमा तो बीच में होता है, ये समझ गए। हम लोगों का जॉब है कि सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट बगल में क्या बनता है? डार्क स्पॉट, यानी कि मिनिमा। जस्ट बगल में क्या बनता है? डार्क स्पॉट, यानी कि मिनिमा। मतलब कि सर इससे ऊपर कहीं, इससे ऊपर कहीं और इससे नीचे कहीं, दोनों जगह हमको क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट। इससे ऊपर कहीं, इससे नीचे कहीं क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट। और हमको पता है कि जहां पे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा, क्या उसी के बगल में डार्क स्पॉट मिलेगा क्या? जैसे सेंट्रल मैक्सिमा खत्म होगा, उसके जस्ट बगल में क्या मिलेगा? डार्क स्पॉट। तो हमारा जॉब है कि वही पहला डार्क स्पॉट निकालें। हमारा जॉब क्या है? पहला डार्क स्पॉट फाइंड करना। तो अब पहला डार्क स्पॉट के लिए हम मान लिए कि ये पॉइंट कहीं ऊपर है। ये कहीं पॉइंट कहाँ है?
ऊपर। तो जब ऊपर डार्क स्पॉट बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो रे यहां गया और यहां से जो रे यहां गया, इनके बीच में पाथ डिफरेंस किसके जैसा होगा? डार्क स्पॉट जैसा, यानी लेमडा बाई 2 के जैसा। लेकिन ध्यान से इस कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना है, पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना है, तो सर पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़े थे कि पाथ डिफरेंस अगर निकालना है तो यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दीजिए, यहां से क्या ड्रॉ कर दीजिए? परपेंडिकुलर। इसके बाद तो दोनों रे क्या चल रहा है? सेम डिस्टेंस, यानी पाथ डिफरेंस यही है क्या? क्योंकि इसके बाद तो दोनों रे सेम चल रहा है, तो पाथ डिफरेंस यही है। अगर इस पाथ डिफरेंस की बात करें और यहां से अगर हम सेंट्रल लाइन को ज्वाइन करें, यहां से अगर हम इस सेंट्रल लाइन को अगर ज्वाइन करें और मान ले कि ये सेंट्रल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे भी अगर एक लाइन लेंगे हम हॉरिजॉन्टल ऐसे, तो ये भी लाइन कितना एंगल बनाएगा बताइए? सर ये भी थीटा बनाएगा। जब ये थीटा बनाएगा तो ये पूरा 90 है, देखिए ध्यान से, ये पूरा क्या है? 90। और ये थीटा, तो ये वाला ऊपर वाला केवल कितना होगा? ये वाला, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा? थीटा। अगर इस ट्रेंगल को हम ठीक से यहाँ बाहर बनाए जैसे पिछले दिन बनाए थे, तो ये कैसे हो जाएगा हमारा? ऐसे लाइन हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। और ये वाला ए है क्या? ये वाला क्या है? ए। और हमको यही फाइंड करना है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। क्या इतनी बात समझ में? ये क्या आया? ए साइन थीटा। यानी कि यहां भी जो ये पाथ डिफरेंस वाला कंसेप्ट आया वो किसके बराबर आया? ए साइन थीटा। जबकि पहले यही पाथ डिफरेंस इंटरफेरेंस में कितना आया था? डी साइन थीटा। अभी क्या आया? ए साइन थीटा। इसका मतलब कि यहां पे हमको पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? ए साइन थीटा। अच्छा सर, अब ध्यान से सुनिए, यहां से एक रे ऐसे गया था, यहां से एक रे ऐसे गया था, क्या दोनों एक ही सोर्स से गए हैं? नहीं, दोनों अलग अलग सोर्स से। ये नीचे वाला से गया है, ये कहाँ गया है? ऊपर वाला से। अब हमको पता है कि यहाँ पे n नंबर ऑफ सोर्स है, बहुत सारे सोर्स हैं, और सभी सोर्स से रे ऑफ लाइट जा रहा होगा। अब हमको पता है कि अगर डार्क स्पॉट बनाना है तो दो रेज के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेमडा बाई 2। अब ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ का एक सेंट्रल स्पॉट ले रहे हैं और यहाँ का एक टॉप स्पॉट ले रहे हैं। सपोज करते हैं कि इसमें 10 स्पॉट है, ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 पे समझा रहे हैं, बाकी आप इसको 100 पे समझ लीजिएगा खुद से। ध्यान से सुनिए, 10 में क्या है कि इन 10 के बीच का जो गैप है वो कितना है? देखिए तो ए है क्या? इन 10 के बीच का गैप कितना है? ए। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि ये पहला वाला है और ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। ठीक है? अब बोलिए, अगर हम बोलें कि एक 5 से रे जा रहा है, एक ए से रे जा रहा है, एक कहाँ से जा रहा है जी? एक जा रहा है हमारा 5 से रे जा रहा है, एक 1 से रे जा रहा है और एक 5 से रे जा रहा है। अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाए तो वहां पे क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। ऐसे ही एक सेकेंड वाला से और एक 6 वाला से जाए तो उससे भी क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। ऐसे ही एक 3rd वाला से और एक 7 वाला से जाए तो क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। ऐसे ही एक 4 वाला से और एक 8 वाला से जाए तो क्या बनेगा? डार्क स्पॉट। ऐसे ही एक 5 वाला से एक 10 वाला से जाए तो क्या बनेगा हमारा? डार्क स्पॉट। इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनिए, ये पूरा गैप ए था, पूरा गैप क्या था? ए। यानी कि सभी के बीच में पाथ डिफरेंस, सभी के बीच में पाथ डिफरेंस आपका कितना था? ए साइन थीटा। कितना था? ए साइन थीटा। लेकिन किसी दो सोर्स के बीच में पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए? सर यहाँ पे जितने भी सोर्स हैं, जैसे इसका पहला, इसका सेंट्रल, इसके बीच में कितना होना चाहिए? लेमडा बाई 2। इसका दूसरा, इसका सेंट्रल से दूसरा, उसके बीच में क्या होना चाहिए? लेमडा बाई 2। इसका तीसरा, इसका नीचे से तीसरा कितना होना चाहिए? लेमडा बाई 2। इसका मतलब हुआ कि जब दो दो सोर्स के बीच में लेमडा बाई 2 होना चाहिए, मतलब हुआ कि यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का 5th के बीच में कितना होना चाहिए? लेमडा बाई 2। तो यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का 10 के बीच में कितना होना चाहिए? लेमडा। यही सबको समझ में आया? क्या बोले कि जब आधा के बीच में लेमडा बाई 2 तो पूरा के बीच में लेमडा। आधा के बीच में लेमडा बाई 2 तभी तो डार्क बनेगा।
फिर इधर से दूसरा लेंगे तो इधर से कौन लेंगे, सेंट्रल से नीचे वाला, उसके बीच का कितना, λ/2। इसका मतलब जब 1 से 5 के बीच में λ/2 है तो 1 से 10 के बीच में कितना होगा, लैम्डा। इसका मतलब ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये किसके बीच में हो जाएगा, लैम्डा। और ये कंडीशन किसका है, फर्स्ट डार्क का कि फर्स्ट ब्राइट का, फर्स्ट डार्क का। इसका मतलब कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन कितना, ए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन ए। अब साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए हो गया तो हमको पता है कि लैम्डा और ए में ए बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये ए वाला साइज बड़ा है किसके रेस्पेक्ट में, लैम्डा के। जैसे वहां डी बड़ा होता था किससे, लैम्डा से, वैसे ही ए बड़ा है किससे, लैम्डा से। अगर ये बड़ा है तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, छोटा। तो साइन को अपन क्या लिख देंगे, टैन। तो यहाँ पे अगर लिखें तो ये हो जाएगा हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, वाई। सेंट्रल से कितना है, वाई। तो ये कितना हो जाएगा सर, वाई अपॉन में कैपिटल डी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन में कितना, ए। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना, ए। तो ये हो गया हमारा किसका पोजीशन बताइए, ये किसका पोजीशन है जी, फर्स्ट डार्क का है कि फर्स्ट ब्राइट का है, फर्स्ट डार्क का है। जबकि वाईडीएसी में यही किसका होता था, फर्स्ट ब्राइट का। तो कई लोग इसको कहते हैं उल्टा है, मान लीजिए उल्टा है, लेकिन आपको कैसे लाया गया ही समझ में आया। इसका मतलब ये किसका पोजीशन है जी, फर्स्ट, ये किसका पोजीशन है जी, तो ये हमारा फर्स्ट डार्क का। क्लियर है। अगर इसी में सेकेंड डार्क करना होगा तो यहाँ कितना रख देंगे, 2 लेमडा। थर्ड करना होगा तो कितना रख देंगे, 3 लेमडा। 4 रखना होगा तो क्या लिख देंगे, 4 लेमडा। इसका मतलब कि अगर हमको सेंट्रल मैक्सिमा से वाई, अगर हम बोले कि हमको निकालना है nth, हमको क्या निकालना है, हमको अगर हमसे बोला जाए कि वाई nth डार्क, वाई nth क्या चीज, डार्क, तो क्या हो जाएगा सर, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना हो जाएगा, ए। इसका मतलब हुआ कि वाई फर्स्ट डार्क निकालना था तो कितना आया सर, लेमडा डी अपॉन में क्या चीज, स्मॉल डी। वाई सेकेंड डार्क क्या हुआ, अच्छा ए, सॉरी यहां से कितना हो जाएगा ये, ए। ऐसे ही वाई सेकेंड डार्क निकालना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना। क्लियर है। वैसे ही थर्ड निकालना हो, फोर्थ निकालना है तो निकल जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि हमसे बोला जाए कि ऊपर में क्या बना है, बताइए ऊपर में क्या बना है, फर्स्ट डार्क। तो फिर एक नीचे में भी फर्स्ट डार्क बना होगा क्या, अरे बोलिए, नीचे भी सर फर्स्ट डार्क बना होगा। आप ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई बोले कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बताइए तो कितना होगा सर, ये तो पूरा ब्राइट था, ये पूरा क्या था, ब्राइट। तो जितना ब्राइट ऊपर उतना ही ब्राइट नीचे, यानी फर्स्ट डार्क वाई पे बना उतना ही वाई नीचे कौन बनेगा, सेकेंड डार्क। यानी सेंट्रल ब्राइट का विड्थ कितना होगा, वाई की 2y, 2y। सेंट्रल ब्राइट का विड्थ कितना होगा, 2y। तो यानी अगर इसी में बोला जाए कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो कितना आंसर लिखेंगे, 2y। और 2y का मतलब कितना, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए। कोई दिक्कत, याद रहेगा, ठीक। तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लें। यहाँ से हम लोग क्या करना है, ध्यान से देखिए। अगला हम लोग यहाँ से टॉपिक कर लेते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि यहाँ पे कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू वाई। क्या ये सबको समझ में आ रहा, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो 2 इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, 2। वाई का वैल्यू क्या आया है, लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना, ए। तो यानी कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्स में कितना हो गया, 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में क्या चीज, ए। क्लियर है। अब इसी में हमसे बोला जाए कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो क्या करते थे, याद है, एंगुलर करने के लिए कैपिटल डी से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तो अगर यहां पे हम बोले कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 2 लेमडा अपॉन में कितना हो जाएगा। क्लियर है। जब भी हमको बोला जाएगा एंगुलर विड्थ तो हम कैपिटल डी से क्या कर देते हैं, डिवाइड किसको, विड्थ को। और जब हमको विड्थ निकालने के लिए बोलेगा तो ये निकाल लेंगे। क्लियर है, ठीक। हाँ बोलिए।
हाँ हाँ। नहीं नहीं, ऐसे हो रहा है, देखिए जैसे इसका फर्स्ट और इसका फिफ्थ ऐसे जाके यहाँ पे इंटरफियर किया तो डार्क बनाया, फिर इसका सेकेंड और इधर नीचे से सिक्स वो जाके बना, ऐसे ही करके पेयर पेयर में हो रहा है। लेकिन हमको एक ही बार टोटल के बारे में लिखना है, तो हमको पता है कि यहाँ फर्स्ट और इसके बीच में लेमडा बाई टू चाहिए, तो फर्स्ट और लास्ट में कितना चाहिए, लेमडा। ये इसीलिए इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वहां पे सोर्स इनफाइनाइट नहीं होता था, यहाँ नंबर ऑफ सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सब कंडीशन होता है कि यानी जो उसका मिनिमा का था यहाँ मैक्सिमा बन जाता है, जो वहां पे मैक्सिमा का था यहाँ क्या बन जाता है, मिनिमा। हाँ, जैसे इसमें सब पेयर आ गया, देखिए इसमें जितने सोर्स है सब आ जाएंगे, कैसे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 100 सोर्स है, तो इसका फर्स्ट और इसका 51 वो जाके किया, तो वैसे पूरा पेयर बन जाएगा। लेकिन ब्राइट जब बताएंगे ना तभी पेयर नहीं बनेगा, अभी 2 मिनट खाली वेट कीजिए, वो भी आएगा, आपका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, ये नोट हो गया, अरे बोलिए नोट हो गया क्या, ये लिख लिया फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डार्क का, फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क हो गया। अब अगर हमको बोलना हो फर्स्ट ब्राइट, हमको क्या बोलना है, फर्स्ट ब्राइट, तो हमको पता है कि सेंट्रल ब्राइट हुआ, ये डार्क हुआ, तो इससे ऊपर क्या बनेगा, ब्राइट, क्योंकि ये ब्राइट हुआ डार्क हुआ तो इसके ऊपर क्या बनेगा, ब्राइट। अब ब्राइट में क्या होता है, ध्यान से सीखिएगा, मिटाएं इसको, इसको मिटा दें, चलिए ध्यान से देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब हम लोग करेंगे यहाँ पे ब्राइट के लिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, ब्राइट के लिए, तो ध्यान से देखिए, ब्राइट के लिए अगर आपको रे देखे तो यहाँ से यहाँ जाने में पाथ डिफरेंस तो सेम है, यानी कि डेल्टा एक्स का वैल्यू अभी भी कितना होगा सर, ए साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, ब्राइट होने के लिए क्या होना चाहिए, ब्राइट होने के लिए होना चाहिए कि ब्राइट जब भी होगा इसका मतलब डार्क कम बनेगा। समझ में आ रहा है, जैसे क्या बोले हम कि पहले यहां से जो भी चला, जैसे 10 था, अगर 12 होता तो 12 में क्या होगा कि एक सेवेंथ को, दो एट को, तीन इसको, यानी नीचे पूरा कंपेयर कर लेगा। लेकिन 12 हो और उसको हम 3 टुकड़ा में बांट दें, 12 है उसको 3 टुकड़ा में बांटे, तो 4 4 4 हो गया क्या, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि वहां पे 12 सोर्स है, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, और ये क्या है 12 नंबर है, और इसको हम यहाँ पे कर दिए कि ये हो गया 4, कुछ गड़बड़ करना क्या, इसको तीन टुकड़ा में बांटना है, ये 12 हो गया ऐसे ऐसे, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 4 8 12, ध्यान से सुनिए, इधर के जो भी सोर्स है उनका इसके साथ जब इंटरफेरेंस होगा लेमडा बाई 2 पे, तो वो तो डार्क बना लेंगे। क्या बोले हम, यहाँ का जो भी लेमडा है और यहाँ का जो लेमडा है, यानी इसके बीच में गैप लेमडा बाई 2 हो, किसका, इसका फर्स्ट और इसका कौन सा, फिफ्थ, इसका सेकेंड, इसका कौन सा, इसका फर्स्ट, इसका कौन सा, फिफ्थ, इसका सेकेंड, इसका कौन सा, सिक्स, इसका थर्ड, इसका कौन सा, सेवेंथ, ऐसे ही इसका जब फोर्थ के ऊपर थर्ड आएगा तो इसका कौन सा आ जाएगा, 8। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनिए, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया थर्ड, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं कि ये सेकेंड हो गया और ये क्या हो गया, थर्ड हो गया। ध्यान से देखिए, इसका फर्स्ट ये थर्ड हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है, हम अब की बार क्या किए कि हमको पता है कि डार्क के लिए लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। अब ध्यान से सुनिए, हम बोल रहे हैं कि इसका फर्स्ट और इसके फोर्थ के बीच में कितना है, लेमडा बाई 2, इसका सेकेंड इसका फिफ्थ के बीच में कितना है, लेमडा बाई 2, इसका थर्ड और इसका सेवेंथ के बीच में कितना है, लेमडा बाई 2, इसका फोर्थ और इसका 8 कितना है, लेमडा बाई 2। अब ये सब तो लेमडा बाई 2 के गैप में बन गया, लेकिन क्या ये बन गया, इसका पेयर हुआ, नहीं हुआ ना। अभी इसके पहले पेयर क्यों बन रहा था कि या तो हम गैप लेमडा ले रहे थे तो उसको आधा आधा डिवाइड कर रहे थे, लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2। अभी जब लेमडा बाई 2 किए तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो डार्क बना लिया, लेकिन ये बच गया क्या, यही जाके सोर्स क्या बना लेगा, ब्राइट, यही सोर्स जाके क्या बना लेगा, ब्राइट। यानी लेमडा बाई टू के पहले दो डिवीजन थे, लेमडा बाई टू दोनों को जोड़े थे तो क्या आया था, लेमडा। अभी लेमडा बाई टू के कितने डिवीजन है, 3, यानी लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 2, तो यानी कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2। इसका मतलब कि जब फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा
तो ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 लेमडा बाई 2 के। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे लिखें साइन थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा ए। हमको पता है फिर से ए से, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2a। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू 3 लेमडा अपॉन में कितना 2a। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लेमडा कैपिटल D अपॉन में कितना 2a। ये कौन सा है फर्स्ट मैक्सिमा या बोलें तो फर्स्ट ब्राइट स्पॉट। क्लियर है। तो देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आया हमको, जो उसका ब्राइट डार्क आता था वो इसका क्या आया ब्राइट। क्लियर है। इसमें सेंट्रल ब्राइट यहाँ बना, ये कौन सा ब्राइट है फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट स्पॉट। ऐसे ही अगर हम बोलें कि सेकेंड ब्राइट स्पॉट तो कितना हो जाएगा बताइए सर। अब की बार जो 3 लेमडा बाई 2a था वो कितना हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2a, यानी कि यहाँ पे y सेकेंड ब्राइट देखें तो ये कितना हो जाएगा 5 लेमडा d अपॉन 2d। क्लियर है। 2d नहीं 2a, कितना हो जाएगा 2a। ऐसे ही अगर nth पूछना हो तो क्या हो जाएगा हमारा y nth ब्राइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये ऑड पाई चल रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 कैपिटल D लेमडा अपॉन में कितना 2a। बस याद रखना है कि यहाँ n 0 से स्टार्ट नहीं होगा, किससे होगा 1 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। तो ये है हमारा टॉपिक जिसका हम लोग निकाल लिए क्या चीज़ y जो आपका मैक्सिमा है वो वाला। इसका मैक्सिमा वाला क्वेश्चन ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको पूछता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वाला बहुत ज़्यादा पूछता है, मैक्सिमम वाला आपको बहुत कम पूछता है। ठीक है। ज़्यादा किसका पूछता है डार्क का। तो डार्क का हम लोग को याद रखना है फर्स्ट डार्क कहाँ बनेगा, सेकेंड डार्क कहाँ बनेगा, थर्ड डार्क कहाँ बनेगा। क्लियर है। ठीक। तो ये टॉपिक आपको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए, नोट कीजिए। ठीक है। चलिए हो गया, नोट हो गया जी। ठीक है, हुआ नोट। अरे बोलिए तो सही, नोट हो गया। चलिए, तो ये हमारा डिफ्रैक्शन वाला पार्ट, इसमें आपको याद रखना है फर्स्ट डार्क कहाँ बनेगा, सेकेंड डार्क कहाँ बनेगा उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे किसका ब्राइट का। ठीक है। तो इतना बात अगर आपके दिमाग में है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए फटाफट। तो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इसके बहुत ही ईजी आते हैं, आप क्वेश्चन कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिएगा लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम is incident normally, is incident normally through a slit, through a slit having width, having width 24 into 10 raised to power minus 5, 24 into 10 raised to power minus 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। लिखेंगे फाइंड आउट द एंगुलर पोजीशन, फाइंड आउट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा, ऑफ सेकेंड मिनिमा फ्रॉम, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेकेंड सेंट्रल मैक्सिमा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका, बना लीजिएगा, जल्दी बनाइए, ट्राई कीजिए। अच्छा, इसमें फ्रिंज विड्थ पूछा जाए ये सब बना लीजिएगा ना। चलिए एक दो उस पर भी क्वेश्चन करा देंगे, पहले इसको ट्राई कीजिए जल्दी से। ठीक, पता नहीं, देखते हैं। अच्छा, ये आप लोग शायद नहीं दिख पाया था उस समय कैमरा में, तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। देखिए ध्यान से, उस वाले स्क्रीन पे ये वाला भी पार्ट था जो दिख नहीं रहा था, तो इधर हम लोग कर देते हैं। ठीक। आया आंसर किसी का, आया किसी का आंसर, बोलिए आया क्या किसी का आंसर, कितना आया बताइए। 0.05 मीटर। ठीक है, और लोगों ने
आया जी आंसर किसी का? चलिए देखिए क्या क्या दिया है। पहले क्वेश्चन का सबसे पहला काम हुआ कि आप क्वेश्चन में गिवन डेटा लिख लें। ठीक है, गिवन डेटा में क्या बोला है? तो गिवन डेटा में हमको बताइए ए कितना दिया है, उसमें ए कितना दिया है, दोनों स्लिट के बीच, सॉरी स्लिट का जो गैप है वो कितना दिया है, तो वो दिया है 24 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर, यानी सेंटीमीटर में दिया था ना ये शायद, तो उसको मीटर में करने के बाद इतना ही आएगा। सेंटीमीटर में दिया था ना -5, तो उसको मीटर में कर दिया तो -7। क्लियर है? अच्छा सर, इसके बाद से हमको क्या पूछा है इसमें, हमसे और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? हाँ, यहाँ पे हमको लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा कितना है, तो ये दिया है 6000 क्या चीज, एंगस्ट्रम। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये भी हो गया। ठीक, अच्छा सर, और कुछ दिया है हमसे? नहीं दिया है। अच्छा, हमको पूछा है सेकंड पोजीशन दिया है कि पूछा है? यहाँ पे हमको बोला है कि सेकंड मैक्सिमा का आप पोजीशन हमको बताइए। कैपिटल डी का वैल्यू नहीं दिया है क्या? ठीक, अच्छा एंगुलर पूछा है ना, तो एंगुलर में तो डी का जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? अरे बोलिए। तो यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए कि एंगुलर 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 विड्थ बोला है ना, एंगुलर विड्थ, या इसी को बोले तो हम पोजीशन, एंगुलर विड्थ और पोजीशन ऑफ क्या चीज, सेकेंड डार्क। अब ध्यान से सुनिए, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। देखिए, अगर हमको वाई सेकेंड पूछता, वाई सेकेंड डार्क पूछता पोजीशन, तो हम क्या लिखते, तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे बोला है एंगुलर, तो एंगुलर को हम मान लेते हैं थीटा पूछा है। क्या पूछा है? थीटा। तो जब भी एंगुलर बोलेगा तो कैपिटल डी से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए? कैपिटल डी से। तो जैसे कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, 2 इंटू ये कितना है हमारा, कहाँ गया, ये हो गया हमारा 6 इंटू 10⁻⁻ कितना, -7 अपॉन ए कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 10⁻⁻7। ये कट गया, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2। लेकिन ये आंसर किस में आएगा जी, रेडियन में। ये आंसर किस में आएगा जी हमारा, रेडियन में। याद रहेगा? तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमें बताइए, तो 0.5 रेडियन। समझ में आया? डिग्री में आंसर नहीं करना है, किस में आएगा, 0.5 रेडियन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम is incident normally, is incident normally, is incident normally through a slit, through a slit, through a slit having width, having width 0.2 mm, having width 0.2 mm. Calculate the angular width, फिर से पूछा है एंगुलर विड्थ। कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ of central maxima, calculate the angular width of central maxima, calculate the angular width of central maxima। ट्राई कीजिए, बताइए जी, सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ बताए थे क्या, तो बोलिए। ठीक है भाई, आंसर देख लेते हैं। इसमें दे रहा है 6 इंटू 10⁻⁻3, क्या पता, तो नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, हो सकता है इसमें गलत आंसर दिया हो सकता है इसमें गलत आंसर दिया हो। ठीक है, चलिए मैं बनाऊं, मैं बनाऊं क्या, अरे बोलिए मैं बनाऊं क्या। ठीक, देखिए ध्यान से, हमको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ कितना आया था बताइए, वाई ऑफ सेंट्रल मैक्स, सॉरी वाई नहीं बोले थे ना, उसमें विड्थ बोले थे। क्या बोले थे हम, याद कीजिए, इसमें हमने लिखवाया था कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना आंसर आया था बताइए सर, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए आया था ना। क्या आया था आपका, 2 लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल ए, ये आया था, क्योंकि लेमडा डी अपॉन ए ऊपर था। याद आया, लेमडा डी अपॉन ए ऊपर था और लेमडा डी अपॉन ए कहाँ था, नीचे। दोनों मिला के कितना आया था, 2 लेमडा डी अपॉन ए। लेकिन आपसे क्या पूछा है, एंगुलर। क्या पूछा आपका, एंगुलर।
तो अगर हम यहाँ से पूछें कि हमको चाहिए एंगुलर विड्थ, क्या चाहिए हमको? एंगुलर विड्थ, तो किससे डिवाइड कर दें? कैपिटल डा से। और किसका जी? एंगुलर विड्थ ऑफ क्या चीज? हम बोल देते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 लेमडा अपॉन में कितना हो जाएगा? ए। बाकी सारा डेटा दिया है क्या बताइए? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 2 है तो 2, लेमडा का वैल्यू कितना दिया है? 6000 एंगस्ट्रम। तो इसको कितना लिख देंगे? 6 इंटू 10⁻⁻7। ए कितना दिया है स्लिट के? 0.2 mm। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर है? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, तो इसको उड़ाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 इंटू ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। आंसर किस में होगा जी? रेडियन। इसमें आंसर होगा जी रेडियन। यही सब छोटा छोटा मिस्टेक है, कहीं 2 के जगह पे 4 कर दीजिएगा, कहीं 2 के जगह पे 1 कर दीजिएगा, यही सब गलती होगा। तो इसको ठीक से दिमाग में रखना है कैसे कंसेप्ट बताया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखें। अच्छा, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एंगुलर विड्थ का ही जितना करा रहे हैं सब PYQ ही है, ऐसा नहीं कि अपने मन से क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। हाँ भाई, हंसी आता है सब देख के, लेकिन उस दिन याद नहीं रहता, याद रखिएगा। एग्जाम दे के आइएगा तब पता चलेगा, हंसी आएगा इसे क्वेश्चन भी आता है, ऐसे ही आता है भाई। लिखिए आगे। फाइंड द फाइंड द देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ, फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। फाइंड द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा थ्रो ए स्लिट, through a slit, through a slit of width, through a slit of width 12 into 10 raised to power minus 5, 12 into 10 raised to power minus 5 centimeter, centimeter, centimeter. When slit is illuminated, when slit is illuminated by a monochromatic light, by a monochromatic light having wavelength, having wavelength 6000 angstrom, having wavelength 6000 angstrom, having wavelength 6000 angstrom। कितना है जी? फिर से 0.5 रेडियन आया क्या? अब बताइए, इसमें बोला है हाफ, इसका मतलब ये ऊपर वाला 2 नहीं लेंगे, समझ आया? हाफ मतलब केवल ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं। तो हाफ का मतलब यहाँ पे केवल क्या नहीं आएगा? 2। बाकी फॉर्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग वाला है क्या? अब ध्यान से सुनिए, पूरा क्वेश्चन क्या था ये सुन लीजिए। इसमें एक नाम या यूज करेगा, फ्रेनहोफर, फ्राउनहोफर। ये जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे, ये कई साइंटिस्ट किए थे, तो इसमें कई नाम आएंगे, तो नाम से कंफ्यूज नहीं होता, आपको फॉर्मूला यही लगाना है। समझ में आया? इन्हें के नाम आया सर तो बताइए ना किए थे भाई, यही है इसका कंसेप्ट, बात कुछ नहीं है। वो नाम दे के घुमाएगा तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी के पलट के देख लीजिएगा, कई साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, आपको कैलकुलेशन इसी से करना है। समझ में आया क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बनेगा, गलत नहीं होना चाहिए। बोला देखिएगा, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रम, 6500 एंगस्ट्रम, 6500 एंगस्ट्रम फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स, फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स falls on a slit, falls on a slit, falls on a slit having width, having width 0.5 mm, 0.5 mm. What is the distance between, what is the distance between, what is the distance between first two dark band, first two dark band, first two dark band on each side of central bright, distance between two dark band on each side
of central bright, each side of central bright take separation between slit and screen is 1.8 मीटर। 1.8 मीटर। बताइए क्वेश्चन में पूछा क्या है, समझ में आया? जल्दी से बना दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए, सभी लोग सही बना दें इसको। हम बोले थे ना ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें डार्क पे ही आता है, ब्राइट पे क्वेश्चन नहीं आता है, रेयर है। ज़्यादातर क्वेश्चन कितना आया? 0.5। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ और आंसर दिया इसीलिए बोल रहे हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। क्या पूछा है, सबको समझ में आ रहा? गैप किसके किसके बीच का देखना है? सेकेंड डार्क और फर्स्ट डार्क। दो डार्क हो गया ना, यानी कि दो डार्क तो बार बार बन रहे होंगे, तो ज़्यादा हाँ फ्रिंज विड्थ का ही क्वेश्चन है, बस वो बोला नहीं है। समझ में है ना? देखिए दो डार्क कोई लगातार ले लीजिए, उनके बीच का गैप बता दीजिए कितना आया। पता नहीं इसमें 2.34 लिख रहा है, देख लीजिए कहीं गलती तो हुई नहीं। ट्राई कीजिए, पेन चलाइए, पेन पेन जब तक नहीं चलाइएगा बैठिएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब बताइए, अभी आपको लिखवाए थे कि दो लगातार डार्क के बीच में गैप है, यही ना? इसका मतलब आपसे क्या पूछे हैं? वाई सेकेंड डार्क माइनस वाई फर्स्ट डार्क, यही तो पूछे हैं। क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है ना, क्या ये दोनों का फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया है? तो फॉर्मूला पुटिंग आंसर गेटिंग नहीं हो रहा है, बताइए। कहिएगा बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है, इजी तो क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। पेन चलाइए, तो लोग बैठ जाते हैं तो कहाँ से बनेगा? बताइए कुछ आया आंसर? 2.34 आई थिंक दे रहा है इसमें, वही आ रहा? ठीक है, सबका वही आ रहा? ठीक। अच्छा चलिए इसको कर लेते हैं, फिर इस पर एक बात बताएंगे। सुनिए ध्यान से देखिए, सेकेंड डार्क का पोजीशन क्या बताए थे? 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए, यही बताए थे ना। सेकेंड डार्क क्या हो जाएगा सर? 2 लेमडा कैपिटल डी अपॉन ए माइनस। फर्स्ट डार्क क्या बताए थे? तो ये बताए थे हम लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल ए। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? लेमडा कैपिटल डी अपॉन में कितना? स्मॉल ए। यही ना पूछा गया है। बताइए सब कुछ दिया है क्या? हमको वेवलेंथ दिया है 6500 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल डी कितना दिया है सर? 1.8 डिवाइडेड बाई, वो तो मीटर में ही दिया था। स्मॉल डी स्मॉल ए कितना दिया है बताइए? 0.5 mm कि 2? 0.5 mm, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻3, यही है ना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर कितना दर्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2.34 mm। आ रहा है ना जितना आंसर? कि मैं डायरेक्ट लिख दिया? आ रहा है ना? ये mm में या मीटर में आया होगा तो उसको चेंज कर देंगे, किस में हो जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बनेगा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये जो है इसका मतलब हुआ ये सेंट्रल ब्राइट यहां तक था, यहां डार्क हुआ, चाहे वो ऊपर वाला कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये था हमारा फर्स्ट डार्क, ये क्या था हमारा? फर्स्ट डार्क। अब अगर इसके ऊपर देखें तो कहीं सेकेंड डार्क में ना होगा, ठीक है? क्या इसी के बीच का आप गैप निकाले हैं क्या? ये निकाले ना? क्या मैं उसी को बोल दूं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज? एम आई राइट? क्योंकि भाई ये डार्क है, ये डार्क है, तो बीच में क्या था? ब्राइट। बीच में क्या था? ब्राइट। कोई दिक्कत? अब इसी में बोलता कि इसका सेकेंड डार्क एक तरफ का, इसका फर्स्ट डार्क दूसरे तरफ का, बीच में सेपरेशन बताइए तो कितना हो जाता? तो 2 लेमडा डा अपॉन ए, 2 लेमडा डा अपॉन ए ऊपर हो गया, और नीचे कितना हुआ? लेमडा डा अपॉन ए। समझ आ रहा? समझ में आया? 3 टाइम हो जाएगा, समझ में आया ना? जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला था ईच साइड, क्या बोला था? ईच साइड। अगर ईच साइड नहीं बोलता तो मल्टीपल करेक्ट में दोनों तरफ ले सकता है कोई। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि एक डार्क ऊपर वाला ले, एक डार्क नीचे वाला ले, तो उसका आंसर अलग आ जाएगा। आएगा क्या? इधर वाला डार्क लेंगे तो लेमडा कैपिटल डा अपॉन ए, इधर कितना हो जाएगा? लेमडा कैपिटल डा अपॉन ए, तो गैप कितना हो जाएगा? 2। लेकिन एक ही साइड लेगा तो लेमडा डा अपॉन ए। समझ में आया? तो उसको ध्यान से पढ़ना है, ईच साइड लिखा है कि नहीं। अगर ईच साइड नहीं लिखा है तो हो सकता है वो किसका क्वेश्चन हो? मल्टीपल करेक्ट का। तो आपको दोनों तरफ का ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो ये है आपका डिफ्रैक्शन का बेसिक, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे तो आई थिंक आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्या है हमारा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हेडिंग बनाएंगे
पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ये भी टॉपिक छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं, बच्चे इसको अक्सर छोड़ के जाते हैं। छोटा सा तो टॉपिक है, टपक जाता है क्वेश्चन, फिर ऐसे ही हो जाता है। एकदम इजी है, इससे भी ज़्यादा इजी है। देखिए इसमें मज़ा आएगा आपको। तो आपका टॉपिक है हमारा, पोलराइजेशन ऑफ, क्या है आपका, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि आप लाइट को पोलराइज कर रहे हो। लाइट को क्या कर रहे हो, पोलराइज कर रहे हो। तो लाइट को पोलराइज कर रहे हो, थोड़ा सा इसका बैकअप में चले तो सबसे पहले हाइगन साहब आए थे, हाइगन साहब। तो उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है और मैकेनिकल वेव है, उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। लोग पूछे कि एक बात बताइए कि सन से अर्थ में कैसे आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिसका नाम उन्होंने रख दिया ईथर मीडियम। क्या नाम रखा उन्होंने, ईथर मीडियम। लेकिन ईथर थ्योरी जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये भी बात तो आएगी ना कि भाई अब लॉन्गिट्यूडनल कैसे हुआ। तो उसी के बाद लोग बोलने लगे कि लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है ये केवल और केवल वैलिड है किसके लिए, तो ये होता है आपका वैलिड फॉर ट्रांसवर्स, क्या चीज, फॉर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और इसमें से भी खासकर हम लोग किस पे काम करते हैं, इसका, लाइट पे, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव पे ज़्यादातर हमारी बात किस पे होती है, लाइट पे। तो कोई बोलेगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन। फिर पढ़ते हैं कि जब ट्रांसवर्स वेव है तो उसमें कौन सा पढ़ेंगे, तो केवल हम लोग क्या पढ़ना है, लाइट। क्लियर है। अब लाइट अगर ट्रांसवर्स वेव है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ट्रांसवर्स वेव में होता है कि पार्टिकल जिधर चलता है, पार्टिकल जिधर चलता है यानी कि वेव आगे चलेगा तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। अगर पार्टिकल जैसे वेव आगे चल रहा है तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा होगा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं और दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और इनके परपेंडिकुलर कौन चलता है, वेव। समझ में आया। जैसे सपोज कीजिए आई एम वेव, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे नहीं, गड़बड़ हो गया। ये क्या हो गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका क्या चीज, मैग्नेटिक, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक, और मैं चल रहा हूं वो मैं क्या हो गया, वेव। क्लियर है। यानी कि मैं चला वो हो गया वेव, ये ऊपर वाइब्रेशन और ये सामने वाइब्रेशन, यानी मैं चला ऐसे, ये वाइब्रेशन ऐसे है और ये वाइब्रेशन ऐसे है। तो देखिए अगर इसको इलेक्ट्रिक बोलिएगा दैट इज मैग्नेटिक, अगर इसको मैग्नेटिक बोलिएगा तो इसको इलेक्ट्रिक। बस दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें अगर हम खास कर बात करें किसके, लाइट का, खासकर क्या बात करें जी, लाइट का। तो अगर हम बोले कि एक ऑर्डिनरी लाइट, ध्यान से सुनिएगा, बार बार वर्ड यूज करेंगे, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या हुआ, अनपोलराइज्ड लाइट। कहने का मतलब हुआ एक वो लाइट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहा है, और जो वेव है मतलब लाइट है वो दोनों के क्या चल रहा है, परपेंडिकुलर। क्लियर है। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरीके यूज किए जाते हैं, तो हम भी एक यूज कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, ज़्यादातर आप बुक वगैरह में देखिएगा तो ऐसे ही दिखता है कि मान लेते हैं कि ये एक हमारा लाइट का कोई एक पार्टिकल है छोटा सा, इसमें क्या है कि ये जो है ये क्रॉस बना दिए, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किए कि इससे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करा दिए। इससे क्या हो गया, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर, और इससे आपका वेव ऐसे चल रहा है। वेव कैसे चल रहा है, ऐसे। लेकिन इससे उतना अच्छा फील नहीं आता है, इससे उतना अच्छा फील नहीं आता। तो इसको हम लोग एक और तरीका से बनाते हैं, ध्यान से सुनिए क्या है कि ये मान लेते हैं वेव है, ये क्या है हमारा एक लाइट वेव है, ठीक है। अच्छा सर, इस पे क्या है कि ये जो डॉट दे रहे हैं, ये डॉट का मतलब क्या होता है बताइए, आप लोग पढ़े हैं ना पहले भी। इस डॉट का मतलब क्या हुआ,
प्लेन से बाहर, यानी कि कुछ ऐसा वाइब्रेशन, कुछ ऐसा वाइब्रेशन। और साथ में हम बोले कि यहीं पे बोले कि ये वाला भी एक वाइब्रेशन है, ठीक है, एक ये वाला वाइब्रेशन है, ध्यान से सुनिए। एक ही बना लेते हैं, फिर बार बार इसी को कॉपी करेंगे। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डिनरी लाइट का एक फोटो, जिसमें क्या कर रहे हैं कि हम इधर एक वाइब्रेशन ये है, समझ में आया? देखिए ध्यान से, वेव ऐसे चल रहा है, और एक मान लेते हैं कि ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर रहा है, ऐसे। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी लाइट का शेप। क्या हो गया, ऑर्डिनरी लाइट का शेप। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट में हम लोग जनरली बात किसी करेंगे, लाइट का। लाइट का ही एक नया नाम मिलेगा, ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब हुआ कि जब लाइट में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हो, वेव उससे परपेंडिकुलर चल रहा हो, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। यानी नथिंग बट उसी का एक नया नाम आ जाएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। क्या नाम आएगा, अनपोलराइज्ड लाइट। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को रिप्रेजेंट करने का एक ये भी तरीका है। तो ये मैं नहीं यूज करूंगा, मैं कौन सा करूंगा, ये वाला। ये किसको बता रहा है, वेव के वेलोसिटी को। ये किसको बता रहा है, वेव के वेलोसिटी को। ये किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन को। और ये भी किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन को। क्लियर है? अब क्या है कि इसका हमको पोलराइजेशन करना है। हमको क्या करना है, इसका पोलराइजेशन। तो इसका पोलराइजेशन करने का मतलब हुआ कि हम लोग को एक्चुअल में करना है कि इस पूरे लाइट में से या तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देना है, हटा देना है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, हमको हटा देना है। तो जब इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को हटा देंगे, तो उसी मेथड को अपन नाम क्या रखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? उसी का नाम क्या हो जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो कोई बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट, तो उसका आंसर क्या करेंगे, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव द वन वाइब्रेशन फ्रॉम द लाइट। दैट मीन या तो इलेक्ट्रिकल नहीं तो मैग्नेटिक, इसमें से किसी एक वाइब्रेशन को हटा दें, तो उसी प्रोसेस को अपन नाम क्या देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो यहां तक हमने बात किया कि ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता क्या है, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है? तो अगर हमसे कोई बोले कि भाई थोड़ा फोटो बनाइए, जैसे फोटो में अगर हमसे कोई बोला जाए कि ऐसे किया जाए, ध्यान से सुनिए, कि अगर मैं मान लेता हूं कि इसको उठा के यहां से लाया, बताइए ये कौन सा लाइट है, ये कौन सा है, अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है हमारा, ये हमारा अनपोलराइज्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या है हमारा, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये हो गया अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर इसी को पोलराइज्ड कर देंगे, अगर इसी को क्या करेंगे, पोलराइज्ड, तो जब इसी को पोलराइज्ड करेंगे तो होगा क्या, ध्यान से सुनिए, जब इसी को अगर हम पोलराइज्ड करेंगे तो पोलराइजेशन के बाद क्या होगा, पोलराइजेशन के बाद क्या होगा कि इसमें से एक वाइब्रेशन आपका गायब हो जाएगा। एक वाइब्रेशन इसमें से क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। और वो वाइब्रेशन कैसे गायब होगा, ध्यान सुनिए। जैसे मान लेते हैं कि इसका हम डॉट्स हटा दिए, इसमें का जो भी डॉट था हटा दिए, मतलब इसमें से क्या हट गया, मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्या रह गया, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही मेरा क्या हो गया, अनपोलराइज्ड कि पोलराइज्ड, बताइए, ये अनपोलराइज्ड हुआ कि पोलराइज्ड हो गया। तो यही हो गया हमारा पोलराइज्ड लाइट। यही मेरा क्या हो गया, आपका पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? अच्छा सर, अब ये पोलराइज्ड लाइट हो गया। अगर इसी में हम कहें कि दूसरा हमको करना है, इसी में अगर हम कहें कि हमको क्या करना है जी, दूसरा करना है, तो दूसरा करने के लिए हम क्या किए कि अब की बार एक दूसरा वाइब्रेशन इसमें से हटा देते हैं। तो दूसरा वाइब्रेशन हटाने के लिए हम क्या किए कि इस वाले को पूरा डिलीट कर दिए। ठीक है, तो जैसे ही इस वाले को डिलीट करेंगे तो देखिए, तो इसमें केवल क्या बच गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी क्या है हमारा, तो ये भी है हमारा क्या चीज, पोलराइज्ड लाइट। ये भी क्या हो गया हमारा, पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है? तो ये है हमारा अनपोलराइज्ड लाइट,
ये क्या है हमारा पोलराइज्ड लाइट, और ये क्या है हमारा, ये भी क्या है हमारा पोलराइज्ड लाइट। तो हाँ, अब दोनों को नहीं हटाया जाता है, दोनों को नहीं हटाया जाता है, क्योंकि हमको जो भी यूज आता है उसमें से केवल कौन सा आता है, एक हटाने के लिए, या तो इलेक्ट्रिक हटा दीजिए नहीं तो मैग्नेटिक हटा दीजिए। क्लियर है? तो इसको जब भी हटाते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? तो ये आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट का बेसिक था। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है इसको किसी व्यवस्था से करते होंगे, कोई तो प्रोसेस होता होगा। तो अगला हेडिंग बनाइए, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अगला हेडिंग बनाइए, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान से देखिए। तो हमारा जनरली जो पर्पस है वो क्या करना है, हमको करना है पोलराइजेशन। हमको क्या करना है जी, पोलराइजेशन। तो हम लोगों ने टॉपिक बना लिया कि मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। क्लियर है? मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ, ध्यान से सुनिए। अब इस मेथड्स में कई मेथड्स है, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो बहुत सारा मेथड्स है। हम दो मेथड पे मेनली फोकस करेंगे जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। हम केवल कितने पे लिखेंगे जी, दो पे, जिससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, ज्यादा। तो इसमें पहला हेडिंग लगाइएगा मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट बनाइएगा, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पोलराइजेशन करेंगे किससे, लाइट को किस प्रोसेस से जी, रिफ्लेक्शन से। अब ध्यान से सुनिए, इसके लिए करते क्या है कि मान लेते हैं कि एक इंटरफेस है, ये क्या है हमारा इंटरफेस है, और इस इंटरफेस में हम ऊपर मान लेते हैं कि मेरा क्या है एयर, और नीचे मान लेते हैं हमारा क्या है ग्लास। क्लियर है? अच्छा सर, अब अगर बोले कि हम एक अनपोलराइज्ड लाइट को ऊपर से इंसिडेंट करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं हम, अनपोलराइज्ड लाइट को ऊपर से हम क्या करा रहे हैं, इंसिडेंट करा रहे हैं। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट को ऊपर से इंसिडेंट कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। तो अगर ऊपर से हम अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो यहाँ से एक लाइट को हम इंसिडेंट करा लेते हैं, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट। ठीक है, बताइए ये जो इंसिडेंट लाइट है ये पोलराइज्ड है कि अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड है। तो सर अनपोलराइज्ड है तो पक्का इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो हमने 5 क्या बना लिया, मैग्नेटिक फील्ड, और 5 ही बना लेते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा सर, अब एक बात बताइए कि जब यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगा ग्लास सरफेस पे, क्या सब के सब लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, नहीं। क्या सब के सब लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, नहीं। हमको पता है कि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगा, तो हम दोनों बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक लाइट जो था वो कुछ पार्ट इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। कुछ पार्ट इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। अच्छा सर, अब ये भी आपको पता है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में लॉज को फॉलो करेंगे। तो बताइए कि इस एंगल को अपन बोले आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही कहता है कि जितने पे लाइट को इंसिडेंट कराइएगा उतने पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू2 बोल दे रहे हैं, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोल दे रहे हैं, म्यू1, जबकि हमको पता है वो एयर है, ये क्या है हमारा ग्लास है। तो मटेरियल हमको देगा क्वेश्चन में। अच्छा सर, अब क्या हुआ कि जब रिफ्लेक्शन हुआ तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ऐसा ऑब्जर्व किया कि कुछ इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया, कुछ इधर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड चला गया कुछ पार्ट। तो मान लेते हैं कि 3 पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर चला गया, 3 पार्ट, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। 3 पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का गया, और देखा गया कि 2 पार्ट मान लेते हैं किसका चला गया, मैग्नेटिक फील्ड का। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड का कितना पार्ट था, 5, तो 2 उधर गया तो पक्का 3 कहाँ आ गया होगा, इधर आ गया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है?
जब 2 उधर गया तो 3 कहाँ आ गया होगा, नीचे। और इलेक्ट्रिक फील्ड 3 कहाँ चला गया, ऊपर। और नीचे ऐसे ही देखा गया कि 2 क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। ये हुआ किसी एंगल आई पे, ये क्या हुआ, किसी एंगल आई पे। अब हमने क्या किया, इस एंगल को चेंज करना शुरू किया, इस एंगल को क्या करना शुरू किया, चेंज। और जब एंगल को हमने चेंज करना शुरू किया तो एक पार्टिकुलर एंगल पे ऐसा हुआ कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 90 हो गया। कितना हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल हो गया, 90। और जैसे ही 90 हुआ उस वक्त हमने देखा कि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर चला गया और सारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, नीचे। दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये हो गया ना पोलराइजेशन, यही तो हम चाहते थे। यानी कि पहले किसी एंगल पे पार्शियल पोलराइजेशन हो रहा था, ये कौन सा पोलराइजेशन है, पार्शियल। लेकिन कंप्लीट पोलराइजेशन जब हुआ तो एक पार्टिकुलर एंगल आया, उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ब्रिस्टर एंगल। तो अगर इसी का हम फोटो एक और बनाए, ध्यान से देखिए, अगर इसी का हम एक और फोटो बनाए तो इसी का एक और फोटो इधर बनाए, ध्यान से देखिएगा। अगर बोलें कि हम इसी का एक और फोटो कॉपी इधर बना लें, ध्यान से देखिए, रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक। देखिए उसी का हम एक फोटो कॉपी इधर बना लिए, और इस फोटो कॉपी में हमने देखा कि ऐसा हुआ कि यहाँ से ये डॉट जो था वो क्या हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। और यहाँ से ये भी बिल्कुल गायब हो गया। और कुछ कंडीशन ऐसा बना कि 5 इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, 5 इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कहाँ चला गया, ऊपर। और 5 के 5 मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गया, नीचे। क्लियर है, 5 के 5 मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ गया, नीचे। लेकिन इस वक्त देखा गया कि इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इस वक्त इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था पहले, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था पहले, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एक पार्टिकुलर एंगल आया जिसको हम लोग बोल दिए आई बी। क्या बोल दिया उसको हम लोग, आई बी। और ये जो आई बी आया, आई बी जो आया, इसी को हमने बोल दिया ब्रिस्टर, ब्रिस्टर एंगल। साइंटिस्ट का नाम है, देख लीजिएगा, मे भी कहीं स्पेलिंग गलत हो। क्या हमारा, ब्रिस्टर एंगल। इस एंगल को हमने नाम क्या रख दिया जी, ब्रिस्टर एंगल, BREW। अच्छा गड़बड़ हो गया, साइंटिस्ट लोगों का नाम है, देख ले। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई बी। ये क्या होता है, ब्रिस्टर एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिस्टर एंगल, BREWSTER। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिस्टर्स एंगल। बात नहीं कीजिए प्लीज, इधर देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिस्टर एंगल। और जैसे जब ब्रिस्टर एंगल आया, ये कब हुआ है, ध्यान से सुनिए, जब ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। अब बताइए इस वाले एंगल को हम क्या बोले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है, तो ये क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसका क्या बोला जाता है, ये ब्रिस्टर एंगल का वैल्यू पूछ लिया जाता है। कई बार क्या पूछा जाता है, इस ब्रिस्टर एंगल का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको मैथ मैथ खेला जाए, बताइए, ध्यान से देखिए। तो ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के एक साइड एंगल कितना बनेगा, 180। अगर ये आई बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, आई बी हो जाएगा क्या, यानी कि वो ब्रिस्टर एंगल है तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रिस्टर एंगल। अब बोले कि नॉर्मल के एक साइड, तो नॉर्मल के एक साइड टोटल एंगल का सम कितना हो जाएगा, 90 की 180, 180। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रिस्टर एंगल प्लस 90 प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहां से अगर हमसे बोला जाए कि आर बताइए, तो आर कितना हो जाएगा, 90 माइनस ब्रिस्टर एंगल। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, क्या चीज, क्लियर है। अच्छा जी, अब यहां से हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बताइए। ये आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वी नो दैट फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, तो स्नेल्स लॉ बोलता है कि आपको पता है कि म्यू फर्स्ट मीडियम का इंटू साइन आई बी इज इक्वल टू म्यू सेकेंड मीडियम का और साइन आर हो जाएगा क्या, क्लियर है।
अब आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आई बी। तो जब 90 माइनस आई बी लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, μ1 साइन आई बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, μ2 डायरेक्ट लिख दें कॉस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस आई बी। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया हमारा tan आई बी इज इक्वल टू μ2 अपॉन में क्या चीज μ1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट आ गया, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक हमको रिजल्ट आ गया कि tan आई बी इज इक्वल टू μ2 अपॉन में क्या हो गया μ1, कितना आ गया μ2 अपॉन μ1। तो यहाँ से अगर हमसे कोई बोले कि आई बी का वैल्यू बताइए तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स μ2 अपॉन में क्या चीज, क्लियर है क्या, बोलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रिस्टर एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे देखिए 2-3 क्वेश्चन आया है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। पहले नोट कर लीजिए कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट नोट कर लीजिए, विजिबल है, ठीक है विजिबल है, ठीक, नोट कर लीजिए फटाक से। का डेरिवेशन तो उतना काम का नहीं है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन आता है वो बहुत काम का है, ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हुआ क्या, हो गया नोट, ठीक है। फॉर्मूला काम का है, नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन देते हैं। अच्छा बताइए, क्रिटिकल एंगल तो आपको पता होगा क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जहाँ से टी आई आर हो जाए, यही ना, यानी टी आई आर कराने के लिए जो एंगल होता है वो क्या होता है क्रिटिकल एंगल। क्या यहाँ भी टी आई आर हो जाएगा क्या, देखिए तो घूर घूर के सर, देखिए तो ये रेयरर मीडियम है, ये कहाँ जा रहा है डेंसर में, ऐसा हो जाएगा क्या, अच्छा डेंसर से रेयरर में हो जाएगा, तो उसके लिए भी पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, देखिए तो ट्राई कीजिए, बन तो जाना चाहिए आई थिंक। बोले क्या, लिखिए, बोले फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम द पोलराइजिंग एंगल इज, द पोलराइजिंग एंगल इज, द पोलराइजिंग एंगल इज, पोलराइजिंग एंगल इज 60 डिग्री। ये क्या दिया है आई बी, समझ में आया कि ये पोलराइजिंग एंगल है, मतलब ब्रिस्टर एंगल ही आपको दे दिया, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे 60 डिग्री, व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, ट्राई कीजिए, रूट में ही आंसर लाके छोड़ दीजिएगा। अच्छा क्रिटिकल एंगल करना है तो ये तो जा रहा था कहाँ से कहाँ, रेयरर से डेंसर, इधर कैसे जाएंगे डेंसर टू रेयरर, मतलब क्रिटिकल एंगल में यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, आया क्या आंसर, आया क्या आंसर, आया क्या आंसर, आया क्या आंसर 30 डिग्री, तो होना नहीं चाहिए भाई, इनवर्स में आएगा, साइन इनवर्स 1/√3, ठीक। चलिए देखिए इधर, ठीक है भाई, ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे, बताइए हमको दिया है इसमें ब्रिस्टर एंगल आई बी का वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, आई थिंक 30 दिया कि 60, 60 सॉरी, कितना दिया हमको ब्रिस्टर एंगल का वैल्यू कितना दिया 60 डिग्री, बात नहीं कीजिए भाई, इधर ध्यान दीजिए, कितना दिया हमको 60 डिग्री, ठीक। अब ये हो गया हमारा ब्रिस्टर एंगल का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अब ब्रिस्टर एंगल का वैल्यू हमको 60 दे दिया, इसका मतलब हम यहां से निकाल सकते हैं क्या μ2 अपॉन μ1, पर आपको पता है कि μ2 क्या है डेंसर, μ1 क्या है रेयरर, और इसका वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan आई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा क्या। तो अगर हमको पूछा जाए कि साइन आई सी इज इक्वल टू, तो सर ये तो होगा μ1 अपॉन μ2, क्योंकि ये तो रेयरर अपॉन डेंसर होता है, समझ आ रहा क्या, इसमें किए थे तो ये डेंसर अपॉन रेयरर आया है, लेकिन आईसी में तो रेयरर अपॉन डेंसर होता है, तो रेयरर अपॉन डेंसर की मतलब क्या हुआ कि सर 1/√3 कर दीजिए, इसका पलट दीजिए वैल्यू,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/√, यही मेरा क्या हो जाएगा, 1/√3 को 30 कैसे बोलेंगे भाई, हे भगवान, कोई तो बचाओ इस बच्चे को, मैथ की बेइज्जती ऐसे कर रहा लड़का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए, भाई का दिमाग इधर उधर हिल गया, लिखिए क्वेश्चन। बोले एन अनपोलराइज्ड लाइट, लिखिएगा एन अनपोलराइज्ड लाइट, क्वेश्चन लिखिए भाई क्वेश्चन, एन अनपोलराइज्ड लाइट, 10th क्या पता कैसे पास हो गया भाई साहब। एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है, हंसी आएगा देख के, देखिए इतना मजेदार क्वेश्चन है। एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट अपॉन ए ग्लास, अपॉन ए ग्लास of refractive index, glass of refractive index, of refractive index 1.48, 1.48, 1.48, find the Brewster's angle, find the Brewster angle for polarization of light, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट बनेगा क्या, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगाइए तो आप लोगों को कितना मैथ आता है हम भी देखें, ट्राई कीजिए, लगाइए पूरा एकदम जिसमें इसमें हो जाए आपका अप्रोक्सीमेशन, लगा के आइडिया लगाइए, डिजिट में आंसर आएगा, कंप्लीट डिजिट में, ऑप्शन भी दे दे क्या, नहीं भाई। चलिए ये क्वेश्चन जब आया था तब आपको हंसी आएगी, इसमें आपको वैल्यू दिया गया था, क्या दिया गया था, इसमें बोल दिया गया था कि tan इनवर्स, बात नहीं कीजिए, tan इनवर्स 1.48 का वैल्यू दिया हुआ था, गिवन था, ठीक है, 1.48 का वैल्यू इसका गिवन था, आपको रटना नहीं था, ये आता है आपका 56 डिग्री, क्लियर है, आंसर यही है। अब देखें इतना इजी क्वेश्चन इसका आता है, अब बच्चा धूमधाम से छोड़ के आता है, अरे भाई पोलराइजेशन हम तो पढ़ के ही नहीं आया है, समझ में आया, तो इतना ही इजी इसका क्वेश्चन आता है, बस ध्यान से बनाइएगा तो बन जाएगा, नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हवा हवा में उड़ा देते हैं, लिखिए तो, when the angle of incidence, when the angle of incidence, when the angle of incidence on a material, on a material, on a material is 60 डिग्री, इज 60 डिग्री, भाई क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ ना बाद में पछताइएगा, आपको अभी मजा लग रहा है ना, बाद में पछताना पड़ेगा जब सेट आप दे के आइएगा अपना एग्जाम। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन ए मटेरियल इज 60 डिग्री, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, find the velocity of refracted ray in the medium, find the velocity of refracted ray in the medium, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, 2√3 आ रहा है, ठीक ठीक ठीक, चलिए क्या पूछा आपको पता चला ना, कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि सर देख लीजिए आपको पक्का ब्रिस्टर एंगल पे डाले होंगे, तभी जाके क्या होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब जब भी क्वेश्चन में न भी देना तो मान लीजिए कि पहले एयर में चल रहा था, क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप यानी μ1 के जगह पे क्या मान लेंगे, एयर, और μ2 के जगह पे जो मीडियम होगा वो मीडियम, समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि हम एक बात लिख सकते हैं कि tan आई बी इज इक्वल टू म्यू, डायरेक्ट लिख दे, ये म्यू क्यों लिखे, क्योंकि सर पता है कि μ2 अपॉन में क्या होता है μ1, तो हम मान लिए कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, और इसका कितना है, एयर है तो 1 ही होगा, एयर है तो कितना होगा 1, यानी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट म्यू के, और tan आई बी यानी कि tan कितना डिग्री बताइए 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा म्यू, तो यहां से म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया √3, क्लियर है। अब बताइए कि ये तो रिफ्लेक्ट हो गया, तो हवा में जा रहा है, इसका स्पीड तो उतना ही होगा 3 × 10⁸, लेकिन ये तो रिफ्रैक्ट हो गया और ये किसी और मीडियम में चला गया, तो जब ये किसी और मीडियम में गया
तो इसका स्पीड चेंज हो गया होगा, और वो स्पीड निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में क्या चीज, वी। तो यहाँ से v इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन में √3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3 इंटू 10⁻⁴ कितना 8 अपॉन में कितना √3। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे, सॉरी रेशनलाइज करेंगे, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा √3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग कुछ और आंसर बोल रहे थे आई थिंक। यही हाल है भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आपको मजा लग रहा है आप लोगों को, यार ये क्या ही टॉपिक है, रोना पड़ता है इसके लिए। चलिए हो गया, ये हो गया जी, ये ठीक है। चलिए जी, तो ये टॉपिक हुआ हमारा पोलराइजेशन मेथड। ये पोलराइजेशन मेथड हम किससे बताए हैं बताइए, ये हम लोग देखे हैं बाय रिफ्लेक्शन। किसे देखे हैं, बाय रिफ्लेक्शन। अब होता है पोलराइजेशन बाय पोलराइजर। क्या होता है, पोलराइजेशन बाय पोलराइजर। अब पोलराइजर में जनरली हम लोग निकोल प्रिज्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग, निकोल प्रिज्म। आई थिंक केमिस्ट्री में आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वही केमिस्ट्री वाला ही जस्ट पार्ट चलेगा, बस इसमें हम लोग इंटेंसिटी से गेम खेलेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिए, तो अगला हेडिंग डालिए, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय पोलराइजर। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय पोलराइजर। चलिए जी, तो आगे टॉपिक हम लोग लिखेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय पोलराइजर, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, बताइए कि ये पोलराइजर क्या होगा, बताइए पोलराइजर क्या होगा। तो सर ये एक कोई ऐसा सिस्टम होगा जो लाइट को क्या कर रहा होगा, पोलराइज कर रहा हो। तो ये एक तरह का मटेरियल होता है, एक तरह का क्या होता है, इसमें मटेरियल होता है। और इस मटेरियल में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं, इनको एक खास पैटर्न पे अरेंज किया जाता है। इनको क्या किया जाता है, एक स्पेशल ओरिएंटेशन पे क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिससे अगर लाइट पास होगा तो केवल एक ही तरह का वाइब्रेशन क्रॉस करेगा, केवल एक ही तरह का वाइब्रेशन क्या करेगा, क्रॉस करेगा, अगले तरह का वाइब्रेशन क्रॉस नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पोलराइजर। क्लियर है। अब ये जो पोलराइजर है ये आपका बना होता है, जनरली हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपका निकोल प्रिज्म। क्या पढ़ना है हम लोगों को, निकोल प्रिज्म। अब हम इसको प्रिज्म जैसा नहीं बनाएंगे, निकोल प्रिज्म है तो इसको हम प्रिज्म जैसा अब नहीं बनाएंगे। आपको सिंपली दिमाग में रखना है कि ये जो पोलराइजर होता है ये निकोल प्रिज्म का है, और इसका कंस्ट्रक्शन हम जनरली एक गोला बना देंगे। हम क्या बना देंगे, गोला। और उसमें जहां से लाइट क्रॉस करेगा एक तरह का वाइब्रेशन, उसको हम बोलते हैं पास। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पास। और वो पास जिस लाइन पे होगा उसको बोलते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, पास एक्सिस। जैसे हम जनरली इस तरह का इलिप्टिकल शेप में बनाएंगे, जैसे हम मान लेते हैं कि इस तरह का इलिप्टिकल शेप में बना दिए। अब इसमें पूरा मटेरियल है, अगर मान लेते हैं कि इसको थोड़ा भर लें, कलर से अच्छा लगेगा, आगे भाई, ठीक। ये मान लेते हैं कि कोई एक हमारा यही है पोलराइजर, ये निकोल प्रिज्म का है, शेप ऐसा बना, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं कि हम बोलें कि मेरा ये है पास एक्सिस, इसमें हम मान लेते हैं कि ये है मेरा क्या चीज, पास एक्सिस, ठीक है। अब बताइए कि ये पास एक्सिस ऐसा है तो इसमें कौन सा वाइब्रेशन पास हो सकता है, बताइए सर। इसमें वही वाइब्रेशन केवल पास हो सकता है जो इसके पैरेलल हो, वही वाइब्रेशन पास हो सकता है जिसको क्या क्या हो, इसके पैरेलल। यानी कि इसके पैरेलल के अलावा जो होगा वो कभी भी पास नहीं होगा, उससे टकरा जाएगा। इस तरह से इमेजिन कीजिए कि एक छोटा सा होल है जहां से लाइट इसी शेप का बाहर निकल सकता है, बाकी दूसरा शेप में आएगा तो टकरा के बाहर हो जाएगा, टकरा के क्या हो जाएगा, बाहर। तो इस तरह से इसके जो एक्सिस है, यहाँ पे जो एक्सिस बनता है ये वाला, यहाँ पे जो ये एक्सिस बनता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास एक्सिस। इसको अपन क्या बोलते हैं जी, पास एक्सिस। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया हमारा पास एक्सिस, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या है हमारा, ये है हमारा पास एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा पास एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पास। पास मतलब यहां से पीपीएल क्या हो जाएगा, सॉरी लाइट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। अच्छा ये तो ऐसा ओरिएंटेशन होगा। अब इसका ओरिएंटेशन कैसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनिए, इसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसा भी हो सकता है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि इसका ओरिएंटेशन अभी हम कुछ और करते हैं,
ठीक है। देखिए इसका ओरिएंटेशन में हम क्या किए कि इसको हम यहाँ से पकड़े और पकड़ के ऐसे घुमा दिए, ध्यान सुनिए, ऐसे घुमा दिए। अब ये किसको पास देगा, जो लाइट का इस तरह से डायरेक्शन आएगा उसको पास देगा, और आफ्टर इससे पास के बाद जो लाइट का वाइब्रेशन होगा वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है। लेकिन इसी को अगर हम बोले कि और घुमा दें, इसको और हम घुमा के, अरे भाई क्या घूम रहा है, इसी को हम बोले कि हम ऐसे ना घुमा के इसको ऐसे घुमा दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ऐसे वाला वाइब्रेशन है एक भी पास नहीं होगा। ऐसे घुमा दें तो अभी उषा वाला कुछ पास होगा, फिर ऐसे इसको घुमाते रहें तो इसको घुमाने से क्या होगा, आपको लग रहा है कि कभी एक वाइब्रेशन पास होगा तो कभी एक नहीं होगा, यही होगा ना। जैसे इस पे बोले तो इस पे सब वर्टिकल वाला पास हो जाएगा क्या, और ऐसे कर दें तो सब जो डॉट वाला था वो पास हो जाएगा क्या, और जब ऐसे कर दें तो फिर कौन सा पास हो जाएगा, वर्टिकल वाला, और फिर जब ऐसे कर दें तो फिर कौन सा हो जाएगा, डॉट वाला। क्लियर है। यानी कि इसको अगर हम घुमा देंगे तो हमारा जो पीपीएल का पास, सॉरी पीपीएल का रहा है, पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट में जो पासेज है वो उसके अनुसार हो जाएगा। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एक लाइट है, एक लाइट बना लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये मेरा लाइट है, ध्यान से देखिए इसको ऐसे कर, ठीक है, एक लाइट बना लेते हैं, बार बार उसी को कॉपी करते रहेंगे। ये लाइट हो गया। अब इस पे यहाँ पे डॉट दे दिए, ये क्या है हमारा, वो वाइब्रेशन है जो प्लेन के कैसे है जी, परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने वाले ये हो गए, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेव का स्पीड। बताइए जब ये वेव ऐसे जाएगा तो इसका पास एक्सिस इसके पैरेलल है क्या, यानी कि ये वाले सारे वाइब्रेशन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, और जो ऐसे वाले वाइब्रेशन है वो तो सब लड़ जाएंगे, वो कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। एक्चुअल में 3D फोटो है, एक्चुअल में क्या है ये 3D। जैसे ये हाथ हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, तो अब मैं बोलूँ कि ये है मेरा पास एक्सिस इतना सा, तो जो वाइब्रेशन ऐसे है वो पास कर पाएगा नहीं, कौन सा पास करेगा, जो इस तरह से है, या इसको ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, तो ऐसे जो वाइब्रेशन है वो तो पास हो गया, लेकिन जो वाइब्रेशन ऐसे है वो लड़ जाएगा, समझ आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ऐसा पास एक्सिस है तो बाहर में हमको केवल कौन सा वाइब्रेशन मिलेगा, यही वाला मिलेगा क्या, अरे समझ में आ रहा है कुछ, अरे बोलिए, यही वाला केवल वाइब्रेशन मिलेगा क्या। और जितना अगर मान लेते हैं 2 4 2 6 इधर है, तो इधर भी ये कितने वाइब्रेशन मिलेंगे हमको, बोलिए कुछ तो, इधर भी कितने मिलेंगे, ये 6 ही वाइब्रेशन मिलेंगे। यानी इधर से अगर 6 था तो उधर भी हमको कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। अब यहाँ से जो एक लाइन लिखेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, नहीं तो वही सबसे बड़ा परेशानी का प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या किए हम कि 6 वाइब्रेशन ऐसे वाला था तो बाहर भी कितना निकला, 6। अब जरा सोचिए, इसको थोड़ा सा एंगल पे टिल्ट कर दें तो क्या आप 6 का 6 क्रॉस कर पाएगा क्या, नहीं, 6 का 6 क्रॉस नहीं करेगा। अब पूरा ही ऐसे घुमा दे तो एक भी ये वाला क्रॉस नहीं करेगा, और डॉट वाला सारा क्रॉस कर जाएगा, एम आई राइट, डॉट वाला सारा क्रॉस कर जाएगा। अभी डॉट वाला एक भी बाहर नहीं गया है, मतलब कि ये हो गया हमारा अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट। ये क्या हो गया हमारा, अनपोलराइज्ड लाइट। और जब इधर निकला तो ये क्या बन गया हमारा, तो ये हो गया हमारा पोलराइज्ड लाइट। अब जरा सोच के बताइए कि ये हो गया अनपोलराइज्ड, वो हो गया पोलराइज, जब एक्सिस बिल्कुल ऐसे था। अब जरा सोचिए, इस एक्सिस को थोड़ा थीटा एंगल पे घुमा दें तो जितना ऐसे वाला वाइब्रेशन है वो सब पास करेगा क्या, नहीं करेगा, उसमें से कुछ ही बाहर पास करके जाएगा। अब अगर सोचिए कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि इंटेंसिटी मेरा आई है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि इंटेंसिटी कितना है, आई नॉट, किसका, अनपोलराइज्ड लाइट का। जब ये क्रॉस करेगा तो इसकी इंटेंसिटी वही रहेगी कि घट जाएगी, सर घट जाएगी, क्योंकि अब तो टोटल वाइब्रेशन तो बाहर गया नहीं है। तो कितना वाइब्रेशन गया है, कितना रुक गया, सर आधा गया आधा रुक गया, इसका मतलब आधी इंटेंसिटी हो जाएगी, यानी यहाँ इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 2। क्या इस समझ में आया कि मैं ही समझा, अच्छा सर।
अगर इसको हम इसके अगले फोटो में बोलें कि मान लेते हैं कि इसका अगला जो हम फोटो बनाए, लेके जाए, अगर इसका एक और फोटो बनाए, ध्यान से सुनिएगा, एक और फोटो बना दें, और इस फोटो में हम क्या करें, ध्यान से सुनिए, इस फोटो में क्या करें कि इस वाले को ऐसे घुमा के रख दें, इस डायरेक्शन में। तो अगर ऐसे घुमा के इसको रख देंगे तो अब की बार क्या होगा बताइए? अब की बार केवल कौन सा क्रॉस करेगा? डॉट वाला, यानी क्रॉस वाला कोई भी, सॉरी, इस लाइन वाला कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, इस लाइन वाला कोई भी क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे हमको बाहर बनाना हो, यहाँ पे अगर हमको बनाना हो, तो यहाँ पे अगर हमको आगे लाइट बनाना हो, तो ये केवल कौन सा क्रॉस करेगा? डॉट। और डॉट वाला भी कितना क्रॉस करेगा? 5 का 5। डॉट वाला भी कितना क्रॉस करेगा? 5 का 5। यानी अभी भी इंटेंसिटी कितना होगा? I0/2। अब ध्यान से सुनिए वर्ड कैसे यूज करते हैं। इधर हम कौन सा यूज किए थे? अनपोलराइज्ड लाइट। इधर क्या हो गया? पोलराइज्ड। ये क्या था? अनपोलराइज्ड। ये क्या हो गया? पोलराइज्ड। अब बोलेगा क्या कि एक पोलराइज्ड लाइट को पास किए किसी निकोल प्रिज्म से या पोलराइजर से, तो इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा, एक पोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास किए, इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं हुई। अगर पोलराइजर को 90 डिग्री रोटेट कर दें तो इंटेंसिटी कितनी होगी? समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि अभी इसमें कौन सा पास कर रहे थे? अनपोलराइज्ड। अब हम कह रहे हैं कि एक मेरे पास पोलराइजर है, इससे कौन सा लाइट पास कर रहे हैं? पोलराइज्ड। अब पोलराइज्ड लाइट अगर पास करेंगे मतलब उसके पास कितने वाइब्रेशन थे? एक। अगर वो पूरा बाहर चला गया, इसका मतलब इस जो पोलराइजर था इसका एक्सिस और वाइब्रेशन का एक्सिस सेम था। अब इसको 90 रोटेट कर दें तो एक्सिस बिल्कुल 90 से रोटेट हो गया ना, इसका मतलब अब इंटेंसिटी कितना होगा? 0। ये भी आपका क्वेश्चन है, समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुनिए कि अगर एक पोलराइज्ड लाइट हो, अगर एक क्या हो हमारा? पोलराइज्ड लाइट हो, और ये है पोलराइज्ड लाइट, तो इसका ऐसे वाइब्रेशन है, और ये मान लेते हैं कि ये वाला है इसका पास एक्सिस। इसको अगर 90 रोटेट किए तो इंटेंसिटी पहले थी मैक्सिमम, बाद में क्या हो गई? 0। डिक्रीज की कि इंक्रीज की? डिक्रीज। फिर और इसके बाद 90 घुमाएंगे तो जस्ट ऐसे उल्टा हो जाएगा क्या? तो क्या हो जाएगा? फिर 0 से मैक्सिमम, और फिर करेंगे तो फिर 0 से मिनिमम, फिर 0 से मैक्सिमम। क्या पच रही बात? क्या क्या बोले? ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, फिर उसका फोटो ही बना देंगे। पहले इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए फटाक से कि कैसे I0/2 हो जाता है, ये कर लीजिए, फिर थीटा एंगल पर कर देंगे, चैप्टर खत्म, मेलस लॉ वही है। हो गया क्या? लिख लिए? चलिए लिखेंगे, बोले, लिखेगा। वेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, when a plane polarized light, when a plane polarized light, when a plane polarized light passes through, passes through, passes through a polarizer, passes through a polarizer, passes through a polarizer, passes through a polarizer, then in one complete rotation, then in one complete rotation, comment on intensity, comment on intensity of light, comment on intensity of light। ट्राई कीजिए, सेम रहेगा। वो पूरा प्रोसेस बताना है, घट के बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा, कितनी बार 0 होगा, कितनी बार मैक्सिमम होगा, सब लिखिए। ऑप्शन में ऐसा ही था ना, तो इसीलिए हम एक पूरा क्वेश्चन ही करा देते हैं आपको। जो मानना है मान लीजिए, मैक्सिमम मान लीजिए, मैक्सिमम मान लीजिए पहले वाला में। पेन चलाइए भाई, पेन, तभी होगा। पेन नहीं चलाइएगा तो नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए।
चलिए आया आंसर जी। चलिए देखिए इधर, बताइए अब की बार लाइट कैसा है, पोलराइज्ड की अनपोलराइज्ड? बात नहीं कीजिए, क्या है हमारा, पोलराइज्ड लाइट। तो ये मान लेते हैं कोई लाइट हो गया, पोलराइज्ड है, तो इसके पास कितने वाइब्रेशन होंगे, एक। इसके पास कितने, बात नहीं कीजिए जी, कितने वाइब्रेशन होंगे, एक। तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा क्या है, वाइब्रेशन है। ये एक हमारा क्या है, वाइब्रेशन। बताइए पहली बार जब ये पास करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वाइब्रेशन आ जाएगा क्या, बोलिए। यानी कि जितना वाइब्रेशन उधर था उतना ही आ जाएगा, 5 था तो इधर बाहर भी कितना निकलेगा, 5 निकल जाएगा, ठीक। अच्छा सर, ये तो 5 निकल गया। अब बताइए कि जब इसको, ये तो पहला कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन, कि जब यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, तो इधर इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इधर भी इंटेंसिटी कितनी हो गई, आई नॉट, कोई चेंजिंग नहीं आया। अब क्या कर रहे हैं कि इसका थीटा का वैल्यू कुछ चेंज कर रहे हैं, इसके थीटा का वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम कुछ चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। और थीटा का वैल्यू चेंज करके इस पोलराइजर को हम घुमा दे रहे हैं, इस पोलराइजर को हम क्या कर दे रहे हैं जी, घुमा दे रहे हैं। और घुमाने में हम क्या कर रहे हैं भाई, तो ऐसा लगता है। ये हम क्या किए कि अब की बार इसको हमने क्या किया कि 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इसको हमने क्या किया अब की बार, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो जैसे ही इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, भाई घूम जा, इसको जैसे ही 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो अब तो इसका कोई वाइब्रेशन पास नहीं होगा, यानी कि बाहर में जो अप फोटो होगा वो उस फोटो में क्या करेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब ये इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे अब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा बराबर कितना हो गया हमको, 90 डिग्री। क्लियर है। यानी कि अभी कितना रोटेशन हुआ, एक रोटेशन हो गया क्या, नहीं हुआ ना। अभी एक रोटेशन अगर नहीं हुआ, यहाँ पे अभी हमने थीटा का वैल्यू कितना रखा था, 90। अब बताइए इसको फिर और रोटेट करेंगे तो अगली बार थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताइए सर। 180 रोटेशन हो गया, और उस वक्त भी आई जो आउटपुट होगा, अब मैं पूरा ऐसे लिख देता हूं, वो कितना हो जाएगा, आई नॉट ही हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, आई नॉट। समझ आ रहा किच। अब फिर और घुमा के थीटा का वैल्यू 270 कर दिए, तो इस वक्त फिर से जो आई आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, वो फिर से क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। और जब इसको और रोटेट करके थीटा बराबर कितना कर देंगे, 360, तो फिर यहां से आई आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आई नॉट। क्लियर है। तो देख लीजिए यहां से पहले 0 था, पहले 0 था, तो यानी क्या हुआ, 0 से 0 था तो मैक्सिमम था, घटते घटते क्या हुआ, 0, यानी खत्म हो गया, फिर बढ़ गया, फिर, समझ में आया। यानी कि 2 बार 0 हुआ और 2 बार क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। एक रोटेशन में 2 बार क्या हुआ, 0, और 2 बार क्या हुआ, मैक्सिमम। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर थीटा एंगल पे कर दें तो क्या होगा, क्या होता है क्वेश्चन। अगर इसी में अगर क्वेश्चन हो कि सर इसको हम क्या करते हैं कि अब की बार इसको हम थीटा एंगल पे रोटेट कर देते, क्यों पूरा सेलेक्ट हो जा रहा है ये। अगर इसको हम ऐसे थीटा एंगल पे क्या कर दें, रोटेट कर दें, तो हम अभी आपको समझाए थे कि जब थीटा एंगल पे रोटेट कीजिएगा तो ये पूरा पीपीएल किससे रोटेट हो जाएगा, पोलराइज लाइट, बताइए, अरे बोलिए, पूरा जो पोलराइज लाइट है अब ये इस एंगल पे नहीं जाएगा, अब सारा पोलराइज लाइट ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका, रोटेट हो जाएगा। ये पूरा ऐसे क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। अब पूरा रोटेट हुआ, और मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पे रोटेट हुआ है, क्या हुआ है जी, परपेंडिकुलर से ये कितना एंगल पे रोटेट हुआ, ये मान लेते हैं कि इसका पास एक्सिस था, ये इसका क्या था, पास एक्सिस था, ये पास एक्सिस था, और ये ओरिजिनल से कितना एंगल रोटेट हो गया, थीटा। तो ये पीपीएल भी ओरिजिनल से कितना रोटेट हो जाएगा, थीटा। ठीक है। अब जब थीटा रोटेट हुआ तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ इंटेंसिटी तो आई नॉट नहीं रहेगा, आई नॉट से कम हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। कितना हो जाता है ये, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, यहाँ से इंटेंसिटी कितनी हो जाती है जी, तो यहाँ से हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा।
तो याद रखना है कि जब उसको रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब देख लीजिए, जब रोटेशन 90 होगा तो आउटपुट कितना हो जाएगा, 0। फिर रोटेशन 180 होगा तो आपको तो मैक्सिमम ही मिलेगा, फिर से कितना हो जाएगा, आई नॉट। फिर 270 होगा तो फिर से कितनी हो जाएगी, 0। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, आई इजकल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को बोलते हैं मेलस लॉ। क्लियर है? इसी को बोलते हैं हम लोग मेलस लॉ। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलस लॉ। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यही क्या हमारा मेलस लॉ। क्लियर है? चलिए इस पे 2 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं, काम खत्म करते हैं। लिखिए, चलिए जी बोले, लिखिएगा। ए बीम ऑफ ए बीम ऑफ ए बीम ऑफ polarized light of intensity, नहीं सॉरी, ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, गलत हो गया। ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू ए पोलराइड या पोलराइजर, pass through a polarizer A and then passage through another polarizer B and passage through another polarizer B which is oriented such that its axis makes 45 degree angle with A, then find the intensity of transmitted polarized light। ट्राई कीजिए। पहले क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए। पहले इसका मेन है क्वेश्चन ही समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो बन जाएगा। ठीक है, पता नहीं भाई, और लोग बनाइए जी, और लोग बनाइए जी। चलिए देखिए इधर, हम भी बनाते हैं। बन गया? आंसर आया किसी का? कितना आया? I0/4, बहुत अच्छा। ठीक है, देखिए इधर, मान लेते हैं कि ये पोलराइजर है। हम ऐसा बना लेते हैं, कोई दिक्कत? थोड़ा आसानी से समझने के लिए, एक ऐसा ये पोलराइजर है, ठीक है, बात नहीं कीजिए। और ये है इसका पास एक्सिस, बात नहीं कीजिए। ये क्या है का इसका पास एक्सिस, और इधर क्या है हमारा, अनपोलराइज्ड लाइट बोला गया है ना। कैसा है? अनपोलराइज्ड लाइट। तो जब अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइजर से पास कीजिएगा तो इसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी सर? I0/2। कितनी हो जाएगी? I0/2। अभी समझाए थे। अब इसी को, ये तो पोलराइजर ए था, अब एक और पोलराइजर हमने रखा है बी। एक और पोलराइजर हमने क्या रखा है? बी। और जो इसका ओरिएंटेशन है इस वाले से कितना डिग्री पे है? 45। मतलब ये वाला जो ओरिएंटेशन है ये थोड़ा एंगल पे है। ये वाला कितने पे है जी? किसी एंगल पे है। और ये एंगल का वैल्यू कितना दिया है बताइए जी। ये एंगल का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है हमको? तो वो दिया है हमको 45 डिग्री। एंगल का वैल्यू कितना दिया है? 45 डिग्री। तो अब इससे जो बाहर होगा वो कितना हो जाएगा? आई। और वो किसका बाहर होगा? I0/2 का। समझ आ रहा है ना? क्योंकि इससे बाहर हुआ तो I0/2 हो गया, और जब इससे बाहर होगा तो क्या हो जाएगा सर? I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 45। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? I0/4। कोई दिक्कत? समझ आया क्या ये? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए फिर बात खत्म। चलिए इसको ठीक से पूरा क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके AITS में शायद ये आया था। देखिए लिखिए तो, बोले टू पोलराइजर P1 and P2 are placed
with their axis perpendicular to each other, with their axis perpendicular to each other, with their axis perpendicular to each other. An unpolarized light of intensity I naught is incident on polarizer P1, is incident on polarizer P1, is incident on polarizer P1. A third polarizer P3, a third polarizer P3, a third polarizer P3 is taken, a third polarizer P3 is taken and inserted between P1 and P2, and inserted between P1 and P2 such that P1 and P2 such that its axis make 30 degree, its axis make 30 degree with P1, then find the intensity of transmitted light, find the intensity of transmitted light from P2, from P2. दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन, पर ट्राई कीजिए. आई थिंक हमको लग रहा है आप लोग बना लीजिएगा. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके AITS में, आप लोग कहते हैं बहुत टेढ़ा आ गया. मे भी शायद. ठीक, और लोग बनाए, देखिए एक आदमी बना लिए, बहुत बढ़िया. ठीक, और लोग बनाइए जी, और लोग बनाइए जी. चलिए जी, मैं बनाऊं जी. आया जी आंसर किसी का? चलिए एक आदमी का आया 3I0/32, सही है, एकदम बढ़िया आंसर है. यही है ना? आई थिंक यही होना चाहिए. हाँ ठीक. चलिए, आया सबका आंसर? ध्यान से सीखिए, यही क्वेश्चन सीखना है. उस समय से आप लोग मस्ती काट रहे थे ना, अब आया आप लोगों के लिए औकात वाला क्वेश्चन. ध्यान से देखिए. अब सुनिए, हमने क्या किया है, 3 पोलराइजर लाया है. कितना पोलराइजर लाया मार्केट से जी? 3. एक पोलराइजर का नाम रख दिया हमने, क्या चीज? P1. और ये है लास्ट वाला क्या चीज? P2. अच्छा, सॉरी, ये तो फोटो गलत बन गया, तो थोड़ा सा ऐसे कर लिया. ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या किए हैं, 3 पोलराइजर लाए हैं. एक P1 है, एक क्या है? P2. और देख लीजिए कि दोनों का एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है क्या? लिख दिए. अच्छा सर, एक तीसरा पोलराइजर लाए हैं, कौन सा? P3. उसको इन दोनों के बीच में इंसर्ट किए हैं, इंसर्ट कर दिए. और ये जो पोलराइजर है वो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है बताइए? तो वर्टिकल से आपको बना रहा है 30 डिग्री. ये सर कैसे पता चला? तो ध्यान से देखिए, P1 पोलराइजर का एक्सिस यही है क्या? अरे बोलिए, इस एक्सिस से ये पोलराइजर कितना एंगल बनाया है? 30. कितना बनाया है ये? 30. समझ में आया? कितना बनाया ये? 30. अच्छा सर, जब ये 30 बनाया है तो बताइए कि जब ये अनपोलराइज लाइट पास करेंगे तो पहले पोलराइजर से तो पास हो जाएगा, लेकिन पास होगा तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I0/2. क्लियर है? तो I0/2 इंटेंसिटी का लाइट हमारा आया, और ये लाइट हमारा कुछ ऐसे आ गया. अरे भाई क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसे लाइट आ गया. ये लाइट है जो यहां से पास किया, यहां पहुंच गया. अब बताइए, इस लाइट को अगर बोले हम, अरे भाई क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, देखिए इधर, ये लाइट यहां से आया, ध्यान से सुनिए, ये लाइट यहां से आया, तो यहां से जब इसको पास करेगा तो इस लाइट
और इसके एक्सिस के बीच में कितना एंगल बनेगा? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? कितना एंगल बनेगा? 30। यानी कि ये जो लाइट था, कहाँ गया भाई, ये लाइट जो है यहां पे जब गया तो ये एंगल कितना बनाया? 30। यानी 30 बनाया, तो यहां का जो इंटेंसिटी आएगा 3 से वो कितना हो जाएगा सर? इसका हो गया I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर? I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है सर? 3 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? 3I0 अपॉन में कितना? 4। ये किससे हुआ? ये सॉरी हाँ, ये कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो गया हमारा किससे? 3 से। अब देखिए कि ये जो पोलराइज लाइट था, ये जो पोलराइज लाइट था, ये पोलराइज लाइट जब इसके पास आएगा तो ऐसे आएगा कि ऐसे ही आएगा? ऐसे आएगा ना, यानी इसके अपने एक्सिस के अनुसार इसको फोल्ड करके भेजेगा। यानी कि यहाँ पे जो ये लाइट बनेगा आएगा, ध्यान से सुनिए, ये जो लाइट आएगा वो लाइट कुछ कैसे आएगा? इसके पैरेलल घूम के आएगा। तो इसके पैरेलल घुमा लेते हैं, ऐसे ही आएगा क्या? ठीक है। और ये आता हुआ यहाँ एंट्री मारेगा, मारेगा ना। तो हमको कौन सा एंगल लेना है? 60। कैसे हुआ जी? क्योंकि वर्टिकल से ही 30 था तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाया? 60। यानी कि इससे जो ये एंगल होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। यानी कि हम बोले कि यहाँ से अगर ये P2 है तो P2 से इंटेंसिटी जो पास होगा इसको हम लोग मान देते हैं क्या चीज? I2, यही ना। अब I2 क्या होगा? जो ये आया उसी का ना। तो ये कितना हो जाएगा सर? 3I0 अपॉन में 4 इंटू कॉस स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा जी हमारा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 8। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 3I0 अपॉन में 8 I इंटू कॉस स्क्वायर 60 क्या हो जाएगा? 1/4। तो ये 1/4 हो गया। तो ये कितना हो गया? 3I0 अपॉन कितना हो गया? 32। क्लियर है? तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे हमेशा। ठीक है, चलिए तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।